हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे। पांच चैप्टर जो हम इसके पहले कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका 6 चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। देखिए, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती, कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं ऊबड़ खाबड़। तो विभिन्न तरह की सतह जो है पृथ्वी की वो होती है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, हम इसको पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। तो पहाड़ी क्या होती है? जो आसपास की भूमि से जो ऊंची उठी हो। जैसे भूमि ये है और ये ऊंचा उठा तो ये क्या होगा? पहाड़। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई तथा खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो पर्वत किसे कहते हैं? जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा हो। 8000 मीटर के से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम जो है ये पूछ रहा है। ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इस चित्र को देखिए। जैसे ये क्या है? ये पर्वत, ये पठार। पर्वत जो है ये पठारों से ऊंचे हैं। ये पहाड़, ये मैदान, ये नदी, ये झील, स्थल संधि, वितरिका, डेल्टा, मुहाना, नदी का मुहाना, प्रायद्वीपीय तट। तो ये जो है सारी चीज़ें दिखाई गई। ये पृथ्वी के स्थल रूप हैं जो ये सारे के सारे पृथ्वी के स्थल रूप हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं। अब हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। तो अपर्दन किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची होती है तथा निक्षेपण की प्रक्रियाएं के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो हम पर्वत, पठार, मैदान तीनों का वर्णन जो है अब हम नीचे पढ़ेंगे। ये देखिए, अब हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर शिखर तो जो है छोटा होता है और आधार जो है चौड़ा होता है। तो पर्वत की ये क्या विशेषता है कि इसका शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होने लगती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। तो बर्फ की नदी को क्या कहते हैं? हिम नदी। हिम नदी कहते हैं बर्फ की नदी को, जिसे हिम नदी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर और जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का बहुत कम निवास होता है। वहाँ पर धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषियों की भूमि कम होती है। इसी कारण से वहाँ पर जो जनसंख्या कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो जाते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। देखिए, जैसे ये पर्वत बने हुए, तो इसको हम क्या कहेंगे? श्रृंखला, जो एक रेखा में स्थित होते हैं। ये इसका वर्णन भूपर पट्टी वलित पर्वत, इसका वर्णन आगे दिया गया है, मैं आपको बताऊंगी ये सब। सबसे पहले देखिए, ये देखेंगे। क्या आप जानते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में स्थित है मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप पर सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर। देखिए, इसको याद रखिए। इसकी ऊंचाई जो एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी जो ये है ज़्यादा है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले रहते हैं। हिमालय, आल्प्स, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आल्प्स तथा एंडीज पर्वत क्रम से हिमालय कहाँ पे है? एशिया में। आल्प्स कहाँ पे? यूरोप में। तथा एंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत,
ब्रशोंथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो ये जो 3 प्रकार के जो पर्वत होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वलित, ब्रशोंथ तथा ज्वालामुखी। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय है और आल्प्स हैं, जिसकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो है शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला। अपरदन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। तो ये कैसे दिखाई देते हैं? गोलाकार। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता तब ब्रशोंथ पर्वतों का निर्माण होता है। तो ब्रशोंथ पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब उनको क्या कहते हैं? ब्रशोंथ पर्वत। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, एक मिनट, ये देखिए, उत्खंड या हार्सर्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्रोबेन कहा जाता है। तो ऊपर उठे हुए खंड को क्या कहते हैं? उत्खंड या हार्सर्ट, और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन कहा जाता है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर में जो है इनके बारे में पूरा वर्णन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर उठे हुए खंड को तो जो उत्खंड कहते हैं और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता कीजिए। तो देखिए, ये जो हमने पढ़ा था, ऊपर उठे हुए खंड को क्या कहते हैं? उत्खंड, और जो नीचे धसे उनको द्रोणिका भ्रंश। ये देखिए, इसको याद रखिए, या ग्रोबेन। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियानामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। तो पर्वत के जल का उपयोग कहाँ भी किया जाता है? जैसे ये मनुष्य के काम भी आता है, इसको सिंचाई में भी, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। वेदिकाएं जो नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं, इनका वर्णन हम आगे करेंगे। पर्वतों में हम अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, रेजिन और गोंद कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनों से। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। आप भी कभी पर्वतों में घूम के आए होंगे तो आपने भी ये पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों में देखा होगा। ये पर्वतों के खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? फ्रेंड्स, ये खेल जैसे मनाली है, ये उत्तराखंड के कुछ पार्ट हैं, वहाँ पर जो है ये खेल खेले जाते हैं। देखिए, ये पूछ रखा है इस खेल का क्या नाम है, तो ये है स्काइंग। पठार, स्केटिंग बोलते हैं इसको। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र जल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक। और ये तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस बात को नोट कर लीजिए। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। तो ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पठारों में।
यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन अक्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए और हीरे के लिए। भारत में छोटा नागपुर का पठार, भारत में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो ये क्या? भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो जलप्रपात क्या होते हैं? नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं तो वो जलप्रपात होती हैं। जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब फ्रेंड्स हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? मैदान। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदन करती हैं। वे अपरदित पदार्थों को उनके अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती। इन निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगोत्सको नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है। तो एशिया में कौन कौन से है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो भारत में स्थित है, और चीन में यांगत्से नदी। चीन में कौन सी नदी है? यांगत्से नदी। मनुष्य रहने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र होते हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने एवं खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। हम किस तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उसे गंदा कर देता है। हम प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये था आज का चैप्टर। अब हम इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न कैसे होते हैं ऊंचाई में? इसका आंसर है ये। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। हिमानी मतलब बर्फ। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगोत्सको नदी कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। समतल भूमि वाले
एक मिनट। समतल भूमि वाले विस्तृत अक्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान। हिमालय एवं आल्प्स कौन से पर्वतों के उदाहरण हैं? वलित। ये देखिए वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। खालिस्तान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, तो कहाँ होती है? पठार में। इस पर्वतों का एक क्रम को क्या कहते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला। खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उत्पादक होते हैं, तो कौन से क्षेत्र होते हैं? मैदानी। मैदानी क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर खेती अधिक होती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसका।